हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है भारत में उदारवादी आंदोलन। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और 1905 तक इस राष्ट्रीय कांग्रेस में जो ऊपर के पद के जो व्यक्ति थे जिन पे इस कांग्रेस की जिम्मेदारी थी, उनकी जो विचारधारा थी वो उदारवादी थी और इसी कारण इस काल को उदारवादी आंदोलन कहा गया है। इस समय दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि जो प्रमुख जो नेता थे, उनकी नीति थी कि वो विद्रोह में विश्वास नहीं करते थे, अपितु वह क्रमिक सुधारों में विश्वास करते थे। वो एक उदारवादी जो युगीन नेता थे और वो उच्च शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। उनका दृष्टिकोण हमेशा वैधानिक ही रहा और वो हमेशा ब्रिटिश राज्य के प्रति कृतज्ञ रहे। उनका ये मानना था, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि फिरोज शाह मेहता ने कहा था कि मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञ अंत में हमारी पुकार पर अवश्य ध्यान देंगे। इसी बात से स्पष्ट होता है कि उस काल में जो कांग्रेस की कमान जिनके हाथों में थी, उनका ये मानना था कि हम धीरे धीरे क्रमिक सुधारों के द्वारा ही अपने स्वशासन की मतलब जो मांग की पूर्ति कर सकते हैं। इन उदारवादियों के क्या उद्देश्य थे या उनके क्या सिद्धांत थे, उनके बारे में हम इन पॉइंट्स में चर्चा कर सकते हैं। जैसे पहला था कि उनका ब्रिटिश शासन के प्रति अत्यंत भक्तिपूर्ण उनका व्यवहार था। मतलब कि वो ब्रिटिश शासन को भारत में अनुचित नहीं मानते थे, अपितु उसको उचित मानते थे। उनका ये मानना था कि ब्रिटिश शासन के द्वारा ही भारत आधुनिक सभ्यता के मार्ग पर अग्रसर हुआ है, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने ही यहाँ अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी या यातायात के साधनों का विस्तार किया, संचार के साधनों का विस्तार किया, जिससे हम शिक्षित हो पाए, हम विश्व से जुड़ पाए। ऐसा उदारवादियों का मानना था। उनका यह भी मानना था कि ये देश जो अनेक छोटी छोटी रियासतों में या राज्यों में बिखर गया था, उसको वापस से एक सूत्र में लाने का काम अंग्रेज सरकार ने किया है, इसलिए वो उसके प्रति क्या थे, कृतज्ञ थे। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो उनका दृष्टिकोण था वो था कि वो क्रमिक सुधारों में विश्वास करते थे। क्रमिक मतलब एक के बाद एक सुधार, छोटे से शुरुआत करके बड़े की ओर जाना। वो कभी भी क्रांतिकारी परिवर्तनों की तरफ ध्यान नहीं देते थे। उनका ये मानना था कि जैसे जैसे हम थोड़े थोड़े जो ब्रिटिश गवर्नमेंट वो हमारी बात ज़रूर सुनेगी, और इसीलिए उन्होंने परिषदों में जो चाहे वो केंद्रीय परिषद हो चाहे वो प्रांतीय परिषद हो, उसमें भारतीय सदस्यों की नियुक्ति करना, स्थानीय संस्थाओं में भारतीय प्रतिनिधित्व देना, रक्षा, सेना आदि में सुधार करवाना, ये अनेक महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किए थे और इसी की वो लोग मांग करते थे। 1906 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य की मांग की थी, लेकिन वो स्वराज्य स्वतंत्रता नहीं था, अपितु वो भी ब्रिटिश साम्राज्य की छत्रछाया में ही था। इस प्रकार ये छोटे छोटे सुधारों के द्वारा भारत में हितों की पूर्ति करना चाहते थे। तीसरा जो उनका उद्देश्य था वो था ब्रिटेन से स्थायी संबंधों की स्थापना। उनका ये मानना था कि जो भारत का जो भविष्य है वो ब्रिटेन के साथ बिल्कुल सुरक्षित है और वो भारत जो ब्रिटिश थे गवर्नमेंट थी उससे वो स्थायी रूप से उनसे संबंध बनाना चाहते थे। और क्योंकि यूरोपीय विचार और दर्शन आदि ने जो आदि था वो स्वतंत्रता की भावना, लोकतंत्र की भावना से क्या है, भरा पड़ा है, और इसीलिए वो चाहते थे कि भारत और ब्रिटेन के संबंध हमेशा स्थायी रूप से बने रहें। अगला जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो था अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास। जो उदारवादी जो नेता थे वो अंग्रेजों को न्यायप्रिय शासक मानते थे और उनका ये मानना था कि देर सवेर भारतीयों के साथ कभी भी अंग्रेज जुल्म नहीं करेंगे, क्योंकि उनका ये मानना था कि अंग्रेज स्वतंत्रता प्रेमी हैं और उन्हें भारतीयों को योग्यता में धीरे धीरे विश्वास हो जाएगा और वो धीरे धीरे भारत में स्वशासन प्रदान करेंगे। इसीलिए वो हमेशा अंग्रेजों के प्रति एक विरोधी रुख ना अपना करके एक सहयोगपूर्ण रुख ही अपनाते रहे। अगला जो उद्देश्य हम देखते हैं वो है ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग।
कि वो सुशासन तो चाहते थे कि जैसे जो गैर सरकारी सदस्य उनकी ज़्यादा नियुक्ति की जाए, नामजद सदस्यों के अपेक्षा निर्वाचित सदस्यों को बढ़ाया जाए, अधिक से अधिक भारतीयों को सेवा में लिया जाए, ये सब तो चाहते थे। लेकिन इसके साथ वो ब्रिटेन से भारत के स्थायी संबंध भी चाहते थे और वो उस साम्राज्य के अंतर्गत ही स्वशासन की मांग कर रहे थे। अगला था वैधानिक उपायों में विश्वास। अंग्रेजों का जो था वो वैधानिक उपायों में भी बहुत महत्वपूर्ण रूप से उनको विश्वास था कि जो नेता थे, उदारवादी नेता, वो क्रांतिकारी या फिर विरोधी विचारधारा के नहीं अपनाकर वो धीरे धीरे अपनी अपनी मांगों को समाचार पत्रों के द्वारा प्रकाशित करवाते थे, उनको अंग्रेजों तक भेजते थे, अंग्रेज सरकार तक। इसके अलावा उन्होंने स्मरण पत्र, याचिकाएं, प्रतिनिधिमंडल आदि के द्वारा वो अपनी मांगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट, चाहे वो भारत में हो चाहे इंग्लैंड में हो, अपने इन्हीं के माध्यम से वो अपनी मांगों को पहुंचाते थे। उन्होंने कभी हड़तालें या कभी आंदोलन इनका सहारा नहीं लिया। तो हम देखते हैं कि उदारवादियों के सिद्धांत अत्यंत उदारवादी थे, इसीलिए इस काल को उदारवादी काल कहा गया। अब हम बात करेंगे उदारवाद युग की मांगों की, कि उदारवादियों ने जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी 1850 से 1905 तक, उनकी प्रमुख रूप से क्या मांगे रही। इस काल में जितने भी अखिल भारतीय जो कांग्रेस के सालाना अधिवेशन होते थे, उनमें उन्होंने वो अपनी मांग उनमें विस्तार से रखी जाती थी और उस प्रस्ताव को अंग्रेज सरकार को वाकिफ कराया जाता था। इसमें पहला है कि भारत सचिव की इंडिया काउंसिल को समाप्त करना, क्योंकि जो इंडिया काउंसिल थी वो थी ब्रिटेन में भारत की, और उसका खर्चा भारत से जाता था। इस प्रकार भारत से क्या होता था, धन का निष्कासन होता था। इसलिए इन सालों में उदारवादियों ने इसकी समाप्त करने की मांग की। दूसरा, प्रांतीय तथा केंद्रीय काउंसिलों का विस्तार किया जाए। इनका मानना था कि जो प्रांतीय जो काउंसिलें हैं उनमें नामजद सदस्यों की संख्या में कमी की जाए, इसके अपेक्षा जो निर्वाचित सदस्य वो अधिक से अधिक जाएं, और इसके अलावा जो गैर सरकारी सदस्य हैं उनकी बढ़ोतरी की जाए ताकि भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व बढ़े। इसका अलग था कि वो चाहते थे कि जो कार्यकारिणी है और न्याय संबंधी प्रशासन है वो दोनों पृथक किए जाएं। मतलब जो व्यक्ति प्रशासन में है उसको न्याय का अधिकार नहीं दी जाए, क्योंकि वो न्याय में उसकी जो मतलब वो बेईमानी कर सकता है, इसलिए दोनों विभागों को पृथक किया जाए। अगला जो उनका मांग थी वो था कि भारत से धन निष्कासन पर रोक लगाई जाए। मतलब जो जिस प्रकार जो खर्चा बढ़ रहा है तो इस खर्चे को कम किया जाए। इसके अलावा था भारत में सैनिक कॉलेज की स्थापना की मांग, ताकि सैनिक प्रशिक्षण भारत में ही मिल सके। इसके अलावा उच्च जितने भी पद थे, सार्वजनिक पद, उनमें भारतीयों को अंग्रेजों के समान ही क्या किया जाए, अवसर प्रदान किया जाए। भू राजस्व में कमी की जाए, क्योंकि आपको मैंने पहले बता चुकी हूँ जितनी भी तीनों व्यवस्थाएं थी, चाहे वो महलवाड़ी व्यवस्था हो, चाहे वो रैयतवाड़ी व्यवस्था हो, चाहे वो स्थायी बंदोबस्त हो, तीनों में ही भू राजस्व अधिक से अधिक उगाया जाता था। तो उदारवादी नेताओं ने इस काल में मांग की कि भू राजस्व कम किया जाए। इसके अलावा भारतीय कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए। हम इसके बारे में पहले अध्ययन कर चुके हैं कि किस प्रकार अंग्रेजों की मुक्त व्यापार की नीति के कारण भारत में धीरे धीरे जो भारत के हस्तकरघा जो कुटीर उद्योग थे वो नष्ट होते चले गए थे। तो इस काल में कांग्रेस ने ये मांग की कि भारतीय जो कुटीर उद्योग हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाए, उनको बढ़ाया जाए। अब हम बात करेंगे उदार युग की कार्यविधि की। जो उदारवादी युग थे, जो कांग्रेस थी, उस काल में उसके अगर हम कार्य प्रणाली को देखें तो हम देखते हैं कि एक तो वार्षिक रूप से प्रतिवर्ष जो कांग्रेस का अपना एक सालाना अधिवेशन आयोजित किया जाता था, और इस अधिवेशन में विभिन्न प्रकार की मांगें उठाई जाती थी, और उन मांगों का एक स्मरण पत्र तैयार करके अंग्रेज सरकार को भिजवाया जाता था। दूसरा, जो स्मरण पत्र भेजे जाते थे, शिष्टमंडल भेजे जाते थे, आपके प्रतिनिधि मंडल भेजे जाते थे, ये इनकी कार्यविधि थी उदारवादी युग की। अब हम बात करेंगे उदारवादी युग के मूल्यांकन। जब हम कांग्रेस के उदारवादी युग मतलब मूल्यांकन करते हैं या इसके बारे में देखते हैं कि ये सही था या गलत था, इनकी नीति उचित थी या अनुचित थी, तो हम देखते हैं कि इतिहासकारों में इसके बारे में भी दो मतभेद हैं। कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि उस काल की परिस्थितियों, उस काल के अनुसार उनकी जो उनकी शैली थी या जो उनकी विचारधारा थी वो उस काल के हिसाब सही बैठती है, क्योंकि
उन्होंने नौकरशाही के क्रूर हाथों से, मतलब उस समय की जो नौकरशाही, अंग्रेजों को, इस संस्था को बचाए रखा और धीरे धीरे इस संस्था की जड़ें इतनी गहरी कर दी कि बाद में स्वयं इंग्लैंड सरकार भी इसको हिला नहीं सकी। तो ये इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जा सकती है। दूसरा, इस काल में कांग्रेस ने लोगों में राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करने का महत्वपूर्ण कार्य किया, क्योंकि प्रतिवर्ष कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो सालाना किया जाता था और उसमें प्रस्ताव पास किए जाते थे। ये प्रस्ताव समाचार पत्रों में विस्तार से छपते थे, जिससे लोगों में सार्वजनिक विषयों के प्रति चेतना उत्पन्न होती थी। कांग्रेस के प्रयत्नों के फलस्वरूप ही 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ। यद्यपि हम देखते हैं कि इस एक्ट के द्वारा कुछ ज़्यादा भारतीयों को मतलब लाभ नहीं मिल पाया, लेकिन एक शुरुआत हुई, यही महत्वपूर्ण थी। क्योंकि हम किसी चीज़ की जब नींव मजबूत हो तो उस पर हम बहुत सारी एक से ऊपर एक मंजिल बना के मकान बना सकते हैं, लेकिन अगर नींव भी कमज़ोर हो तो उसकी फर्स्ट मंजिल ही ढह जाती है। वैसे अगर हम कांग्रेस की इस आरंभिक नीतियों को देखें तो हमें अब ये लगता है, जब बाद के काल को देखते हैं कि यार उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो पाए, लेकिन वो कांग्रेस की उस विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस की स्थापना करना और स्थापना करने के बाद धीरे धीरे उन जो ब्रिटिश काल की जो नीतियाँ थी, जो अत्याचार थे, उनसे बचते बचाते उसकी नींव को मजबूत करना, यही उस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जा सकती है। दूसरे जो इतिहासकार हैं, उनका ये मानना था कि उस काल में जो ये कार्य किया गया वो महत्वपूर्ण नहीं था। जैसे आलोचकों का कहना है कि कांग्रेस के नेता अंग्रेजी नौकरशाहों के आलोचक तो थे, किंतु इंग्लैंड के सरकार के प्रति उनकी अंध भक्ति थी। लाला लाजपत राय ने तो कहा है कि कांग्रेसी नेता उस वर्ग के लोगों के सहयोग से कार्य करना चाहते थे जिसके विरुद्ध वे आवाज़ उठाते थे, और उनका ये मानना था कि जो कांग्रेस के नेता थे वो कुछ विशेष वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करते थे। वो जनसाधारण, गरीब और अनपढ़ लोगों की जो वास्तविक मांगे थी उनसे उनका कोई सरोकार नहीं था, या उनसे वो काफ़ी दूर थे। इसीलिए उन्होंने उस काल की जो उन्होंने नीति अपनाई, जो उदारवादी नीति अपनाई, उनका उन्होंने उपहास किया है। लेकिन हम अगर पूर्ण रूप से हम देखना चाहें, देखते हैं कि उदारवादी नेताओं की असफलता के बावजूद भी राष्ट्रीय आंदोलन में एक इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात हुआ, और जो उन्होंने किया, क्योंकि उससे पहले कोई अखिल भारतीय रूप से किसी संगठन की स्थापना नहीं हो पाई थी, तो इसलिए हम उदारवादी जो युग था उसकी नीति को हम महत्वपूर्ण रूप से इतिहास में स्थान रखते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।